नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 री एग्जाम को लेकर के अभी तक एक सेट हमने पूरा कंप्लीट कराया था, जिसमें जीके जीएसई बेसिकली फोकस किया था। आज हम इंग्लिश हिंदी सारा पोर्शन लेकर के चल रहे हैं। 1 to 5 यानी प्राइमरी के लिए सेट होगा। सेट नंबर दूसरा होगा। पहला सेट नहीं देखा हो तो साइड में बटन वीडियो आपको मिल जाएगा। तो सेट नंबर दूसरा स्टार्ट करते हैं। हिंदी इंग्लिश ये अर्हता परीक्षा आपकी होती है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो सबसे पहले इसमें पैसेज दिया गया, प्लांट्स नीड सनलाइट एंड वाटर टू मेक देयर ओन फूड, यू कैन डू एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट इफ दिस इज ट्रू। मतलब वही प्रकाश संश्लेषण की बेसिकली बात की गई। अगर यहाँ पर देखेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पैसेज। तो प्लांट्स एंड नीड सनलाइट, इसी की बात की गई है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा बिना किसी कंफ्यूजन के। व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट, तो किसकी एक्सपेरिमेंट की बात की गई है कि यही कि आ वे टू टेस्ट एन आइडिया, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वट हैपेंस आफ्टर अ फ्यू डेज, अब इसको लेकर के पैसेज के निचले हिस्से में देखेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिस हैपेंस बिकॉज द ग्लास कैन नॉट मेक फूड इन द डार्क। इसको लेकर के आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द ग्रास इज नॉट एज ग्रीन। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये कुछ पैसेज पर बेस्ड है। अब यहाँ पर व्हाट इज द अपोजिट ऑफ डल, डल का अपोजिट क्या होता है, तो फीका या मंद या नीरस इसका अर्थ होता है। अपोजिट का मतलब होगा जस्ट ब्राइट के संदर्भ में। तो डल मतलब फीका और ब्राइट मतलब चमकीले वस्तु को हम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द ग्रास टू बिकम डल, मतलब ये पैसेज पर ही बेस्ड है। तो यहाँ पर भी आंसर आपका अ वीक जो है वो सही हो जाएगा। अगला है ह्यूमन इज मॉर्टल चेंज इनटू द नेगेटिव सेंटेंस। तो आपको इसको बदलना है, तो बदलने के बाद क्या होगा, ऑप्शन बी ह्यूमन इज इमॉर्टल, मॉर्टल का किस में चेंज हो जाएगा, इमॉर्टल में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से सही हो जाएगा। अगला है निगेटिव में चेंज करना था, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ब फ्रॉम। फॉर्म आपको वर्ब की बतानी, कौन सी यहाँ पर आएगी, 2 years हैव पास्ड सिंस ही डैश हेयर। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि केम जो है यहाँ पर आ जाएगा। ये आपको पता है कि जो ये सिंस है, इसके बाद का जो क्लॉज होता है उसमें सब्जेक्ट जो है उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आपकी आती है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म केम हो जाएगी, कम केम, इस तरीके से। अगला है फाइंड आउट द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द वर्ड फास्ट। तो पार्ट जो फास्ट लिखा हुआ है इसका आपको बताना है, इसमें ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक की कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच होगी। तो आंसर आपका हो जाएगा बी, नाउन आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा, नाउन ऑप्शन नंबर बी वाला। अब बढ़ते हैं यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज, इसमें भी एक गद्यांश आपको देखने को मिलता है। मानव समाज की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए हर युग में अनेक विचारक होते रहे हैं, परंतु उनका क्षेत्र प्रायः आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने मनुष्य जीवन के आंतरिक और बाह्य पक्ष के समन्वित विकास के साथ साथ साहित्य संस्कृति महत्व दिया है, और भक्ति सरस्वती के पवित्र संगम का साक्षात्कार वगैरह की बात इसमें की गई। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे, अन्य विचारकों के क्या क्षेत्र रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा आर्थिक सामाजिक या फिर राजनीतिक। मानव समाज में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है, आंसर यहाँ पर तत्पुरुष समास, पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। तत्पुरुष समास में जो पहला पद होता है गौड़ होता है और उत्तर पद आपका प्रधान होता है। अगला है आर्थिक सामाजिक राजनीतिक में कौन सा प्रत्यय आपका प्रयुक्त हुआ है, तो कौन सा, इक प्रत्यय, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक, इस प्रकार से आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है उपयुक्त जो अवतरण है उसका उचित शीर्षक इनमें से क्या होगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी की देन, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जो अतिथि का सत्कार करे उसे क्या कहते हैं, तो अतिथि कहेंगे या फिर आतिथ्य, दोनों थोड़े से मिलते जुलते ऑप्शन है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सही वर्तनी वाला यहाँ पर शब्द आपको बताना है, वीड़ा पाड़ी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर पानी लिखा है, ड़ी लिखा है, तो ड़ा वाला जो आप देख रहे हैं ये आपका सही हो जाएगा। अगला है इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो है सिर पर पांव रख करके भागना। तो इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है आपका बहुत तेज भागना, सी वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए, आंसर यहाँ पर पक्षी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर खग का जो है आपसे पूछा गया था, तो खग का पर्यायवाची पक्षी होता है, विहंग भी होता है, और विहंग से ही आपका विहंगम भी बनता है, तो वो भी आपको देखने को मिलता है, चिड़िया देखने को मिलता है। अगला है शाश्वत का विलोम क्या होगा, क्षणिक स्वास्थ्य चिरंतन। तो शाश्वत का विलोम होगा आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्षणिक, क्योंकि शाश्वत मतलब हमेशा के संदर्भ में होता है, और क्षणिक मतलब पल भर के लिए होता है। अगला है इसके जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अतिथि। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
त्याग का विलोम शब्द क्या होता है? परित्याग, ग्रहण, विग्रह। तो आंसर यहाँ पर ग्रहण जो है वो होगा। त्याग का विलोम क्या होता है? त्याग करना कहते हैं, ग्रहण करना अपोजिट हो जाएगा। कूलर का फूल होना मतलब होता है कि कोई चीज बहुत मुश्किल से मिले, तो दुर्लभ जो वस्तुएं होती हैं उनको कहा जाता है कूलर का फूल होना। जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसके लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है? तो उसे कहते हैं दुर्जय। पहला ऑप्शन जो देख रहे हैं वो आपका यहाँ पर सही होगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन आपको बताना है। अवगुण का यहाँ पर पर्यायवाची क्या होगा? तो अवगुण के पर्यायवाची में आपको दोष देखने को मिलता है, गुण और द्वेष तो है नहीं, तो केवल यही आपका ऑप्शन सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगला है सही वर्तनी बताना है। माखन चोर, माखन चोर और चौर लिखा है तो चोर ही होगा, चौर से मतलब नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय आपको पूछा गया है इसमें कौन सा अलंकार है? तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर अलंकार इन ऑप्शन में से लाटा अनुप्रास अलंकार आपका है। जब एक शब्द या फिर वाक्य खंड की आवृत्ति क्या होती है? उसी अर्थ में होती है, पर तात्पर्य आपका अलग निकल रहा होता है, या अन्वय में आप कहेंगे भेद होता है, तो वहां पर लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। लाटा अनुप्रास अलंकार जो होता है ना, ये यमक का ठीक उल्टा होता है। बस ये इतना आंसर आपका हो जाएगा पहला वाला। अगला है मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचित सेवक सचिव सुमंत बतलाए, तो ये आपसे पूछा गया है इसमें कौन सा जो है वो अलंकार है? उपमा, अनुप्रास या फिर यमक, कौन सा सही होगा? तो आंसर बी वाला यानी अनुप्रास अलंकार सही हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऊपर वाली लाइन में माँ की आवृत्ति बार बार हो रही है, माँ है, यहाँ भी माँ है, और नीचे सा की हो रही है। तो इस प्रकार से आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? स्थायी भाव की संख्या कुल 9 आपकी होती है। कौन कौन सी होती है? श्रृंगार रस, करुण रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, वीर रस, हास्य रस, भयानक रस, विभत्स रस और शांत रस। और वात्सल्य रस और जो भक्ति रस है ना, उसको भी स्थायी रस मान लिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें बता देंगे। पर अगर ये कहा जाए कि मुनि जो भरत मुनि थे उनके अकॉर्डिंग कितनी, तो उनके अकॉर्डिंग 8 है। अगला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा जी की कृति जो यामा है वो आपका उसका क्या है? यहाँ पर कथा संग्रह, रेखा चित्र संग्रह, काव्य संग्रह है, तो आंसर यहाँ पर आपका बी काव्य संग्रह हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए जो यामा है इसके लिए 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो महादेवी वर्मा जी को मिला था। तो ज्ञानपीठ मिला था 1982 में। इनकी और भी रचनाएं जैसे अतीत के चलचित्र है, स्मृति की रेखाएं हैं, अबला सबला, छड़दा, और जो मेन आपको देखने को मिलती है वो ना से नीरजा आती है, ना से निहार आती है, और रश्मि आती है, और आपका सांदगीत आती है। तो ये 4 क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इनका संग्रह ही है आपका ये यामा। तो यामा जो है काव्य संग्रह वो इन 4 का ही देखने को आपको मिलता है, नीरजा, निहार, रश्मि और सांदगीत। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? वर्ण ध्वनि। तो ध्वनि आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ध्वनि जो होती है वो सबसे छोटी इकाई के रूप में आपकी आती है। अगला क्वेश्चन आपका पर्वत की तलहटी के लिए शब्द इनमें से कौन सा होता है? तो पर्वत की तलहटी के लिए उपत्यका शब्द जो है वो होता है, और बाकी तो आपका इसमें ऑप्शन कोई ऐसा है नहीं। अगला क्वेश्चन आपका है मराठी, क्योंकि ये है ना इनमें से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, तो बाकी ऑप्शन भी आपको देखते हुए चलने पड़ेंगे। 30 प्रश्न है। मराठी, नेपाली और नेवारी जो भाषाएं हैं उनकी लिपि इनमें से क्या है? उनकी लिपि है देवनागरी लिपि, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे तो मैथ के क्वेश्चन आपको स्टार्ट होते हुए दिखाई देंगे, तो थोड़ा सा मैथ पर भी फोकस कर लेते हैं। जो चीजें शॉर्ट में होंगी उसको शॉर्ट में बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं एक वृत्त की परिधि 3 पाई से बढ़ा करके 6 पाई आपकी हो जाती है, तो क्षेत्रफल का रेशियो आपसे पूछा गया है। 3 पाई 6 पाई है, अगर इसका आप अनुपात निकालेंगे वृत्त की परिधि का, तो यहाँ पर 1 अनुपात में 2 निकल करके आएगा। कह रहे हैं वृत्त क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, तो क्षेत्रफल क्या होता है? स्क्वायर हो जाता है ना, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग आप निकालेंगे तो केवल ये आर की वैल्यू सीधे सीधे रख दीजिए, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, यानी 1 अनुपात 4 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। दो संख्याएं 6 अनुपात 11 के अनुपात में है, और यदि उनका महत्तम समापवर्तक आपका 28 है, तो इन संख्याओं का योग आपका क्या होगा? तो आपका जिस रेशियो में संख्याएं दे रखी हैं तो इसी के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, क्योंकि कह रहे हैं संख्याओं का टोटल, तो 6 और 11 6 11 के फॉर्म में है, तो सीधे सीधे 6 + 11 कर दीजिए।
और HCF का मतलब होता है वो वैल्यू उसमें मल्टीप्लाइड होनी चाहिए, यानी 28 से गुणा कर दीजिए। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वही वो संख्या हो जाएगी, क्योंकि योग ही आपसे पूछा गया था। तो यहाँ से आपका 476 आ जाएगा, आंसर आपका पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पहिया घुमाने के बाद ए आने की प्रायिकता आपकी इनमें से क्या होगी। अब यहाँ पर देखेंगे तो लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। और यहाँ पर ये भी आपको भी समझिए, कितनी बार आने की प्रायिकता है उससे सीधे सीधे वैल्यू डिवाइड करते हैं। तो प्रायिकता के लिए 2/9, टोटल 9 था ना, उससे डिवाइड कर देंगे तो 2/9 आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है, यानी इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 10,000 की राशि का 1 वर्ष और 3 महीने के लिए 8.5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करने पर चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है, जबकि ब्याज आपकी वार्षिक धन की रकम से होती है। तो मूलधन आपको यहाँ पर दे ही रखा है वैल्यू में, और समय आपको यहाँ पर दे ही रखा है 1 और 3 महीने भी है, यानी 3/12 से आप इसको डिवाइड करके वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से 1 वर्ष और 3 महीने की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, 1 सही 1/4 वर्ष। सर आपको 8 से 1/2 दे रखी है, 8 दूनी 16, ऊपर 17/2 करेंगे, यानी कि 17/2 होता है 8.5%। तो परसेंटेज में आप इस प्रकार से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ से मिश्र धन निकाल लीजिएगा सबसे पहले, वही फॉर्मूला P + 1/R/100 की पावर n से, और वहां से जो मिश्र धन निकल के आएगा, मैंने आपसे कहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हम डायरेक्ट आपको बता देंगे 11,080.5625, ये मिश्र धन निकल के आएगा। अब प्रश्न में जो पूछा गया है वो ये कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। मूलधन 10,000 ऑलरेडी है, इसको इसमें से घटा दीजिए तो सीधे सीधे क्या बच जाएगा, 1080.5625 करके यहाँ पर है, यहाँ पर 88, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला कह रहा है सबसे छोटी भाज्य और छोटी अभाज्य संख्या का मासा कितना होता है। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है, वो आपकी 4 होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो ये आपकी 2 होती है, और इन दोनों का मासा क्या होगा, तो 2 हो जाएगा, आंसर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला है, तिर्यक रेखा के ही बने अंतःकोणों का योग जो है वो कितना होता है, एक ही और कह रहा है। जैसे मान लीजिए ये दो लाइनें हैं और ऐसे करके एक तिरछी लाइन गई है, तो एक एंगल आपका ये बनेगा θ1 करके, और एक इधर से बनेगा θ2 करके। तो जो θ1 है और θ2 है, इसका टोटल पूछा गया है। तो आपको पता है अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, सीधे सीधे सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। मंजीत सिंह ने लागत मूल्य के 1/5 मुनाफे पर 9,000 रुपए में एक वस्तु जो है वो बेची, और लाभ परसेंट आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 1/5 मुनाफे पर बेची है और लाभ भी पूछा गया है, तो आपको इस वैल्यू से निकालने की आवश्यकता ही नहीं, सीधे आप 1/5 को देख लीजिए परसेंटेज में कितना आएगा, तो 20% आएगा, आंसर यहाँ पर 20% आ जाएगा। चाहे तो आप 100 से गुणा करके भी देख सकते हैं, लाभ परसेंट उतना ही आएगा। अगला है 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। योज्य प्रतिलोम का मतलब है कि आप उसको सीधे सीधे माइनस, यानी कि जो चिन्ह होता है उसको बदल दीजिए, अगर प्लस का है तो माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर -2/3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला आपका है, कमला और सुषमा की वर्तमान आयु में अनुपात 4:5 है, यानी 4x 5x है। 5 वर्ष के बाद उनकी जो आयु है, ठीक है, 4x है और 5x है, और कह रहा है 5 साल बाद, यानी 5 ऊपर भी 5 नीचे भी, कितना अनुपात हो जाता है, 8:9 रेशियो हो जाता है। तो कह रहा है वर्तमान आयु बताइए। इसको आप तिर्यक गुणा कर लीजिए सीधे सीधे, तो यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे, 9 को इधर, 9 4 जा 36, अगले स्टेप में क्या आएगा, 36x आएगा, प्लस 5 9 जा 45, यानी 45 आएगा, बराबर 5 5 जा 25, तो यानी नहीं 5 8 जा 40, यानी कि 40x आएगा, और प्लस आपका 5 8 जा 40, यानी कि 40 आएगा। अब ये 36x से 40x है, कितना बचेगा, 4x बचेगा, और यहाँ पर 45 है, यहाँ 40 है, यानी 5 बचेगा, तो 4x की वैल्यू 5 आई, x की वैल्यू कितनी आई, 5/4 आई। 5/4 वैल्यू आई है, पूछा क्या गया, कमला की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु थी कितनी, कमला की 4 के रेशियो में थी, यानी 4 को इस 5/4 से गुणा कर दीजिए, तो 4 गुणे 5/4 अगर करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 5 वर्ष, आपका आंसर बी वाला सही हो जाएगा। यही सेम चीज ऑप्शन से भी कर सकते हैं, हमने कहा बेसिक से बता देते हैं। अगला कह रहा है -2x² + px + 8 = 0 के जो मूल है वो आपसे कह रहा है वास्तविक हो, तो p का मान आपका जो है वो क्या होगा। अब वास्तविक का मतलब यही है कि जो d की वैल्यू आपकी निकल करके आती है वो आपकी ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 से, b² - 4ac जो आपका 0 के बराबर होता है ना, उसके अकॉर्डिंग। तो इसको आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, ax² + bx + c = 0 से। अब फॉर्मूला क्या होता है, p² - 4ac
इस तरीके से। अब b की वैल्यू देखें यहाँ पर क्या है, p है, यानी p यहाँ से निकल करके आएगी। हमने p लिख दिया और साथ में स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी -4। ac की वैल्यू क्या है, a के साथ 2 है यानी कि गुणे 2, और c के साथ आपका वैल्यू क्या है, c के साथ आपका यहाँ पर 8 है, यानी यहाँ पर आपका अगला नंबर 8 आ जाएगा और बराबर ग्रेटर 0। अब इसको गुणा कर दीजिए, 8 4 जा 32 इंटू 2 यानी 64, यानी पी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपकी 64 इस तरीके से बराबर में आएगी। अब यहाँ पर स्क्वायर है, इधर ले आके उसको आप वर्गमूल से निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, p ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 8 के बराबर, और ये आपका +8 भी होगा, -8 भी हो सकता है, क्योंकि इसमें इस तरीके से वैल्यू होती है। यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो +8 वाला पहला भी ऑप्शन है और -8 वाला भी है, तो आंसर क्या होना चाहिए, इनमें से एक से अधिक आपका आंसर यहाँ पर होना चाहिए। अगला कह रहे हैं घोड़ा एक खूंटे में 13 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है और यदि रस्सी की लंबाई 22 मीटर कर दी जाती है तो घोड़ा कितना अधिक क्षेत्रफल में चढ़ सकता है। अब क्षेत्रफल आपका जो है पाई आर स्क्वायर होता है। अगर आप टोटल के हिसाब से जो है वृत्ताकार मत पथ पर अगर घूमेगा घोड़ा। अब इस चीज को भी थोड़ा सा समझिए कि जैसे अगर हम ये एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 13 मीटर है। ये कह रहा था कि जब खूंटे से 13 मीटर लंबी रस्सी बंधी हुई है तो वो जब घूम रहा होगा तो कुछ इस प्रकार से वृत्ताकार पथ पर घूम रहा होगा। पर जब रस्सी की लंबाई को इसी को ही 22 कर दिया गया, यहाँ से नहीं बढ़ाई गई, टोटल यहाँ से बढ़ाई गई है, इस बात को समझिएगा। तो अब टोटल जब 22 मीटर कर दी गई है तब ये जो चक्कर लगा रहा है तो घोड़ा कितना अधिक क्षेत्रफल में चढ़ सकता है। यानी आपको ये करना पड़ेगा कि जो टोटल वाला 22 है इससे ये जो 13 वाला का क्षेत्रफल है वो घटाना पड़ेगा। यानी कहने का तरीका ये है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर मतलब एक तो 22 वाली लेंगे तो 22 स्क्वायर माइनस, और दूसरी 13 वाली लेंगे तो 13 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, 22 स्क्वायर स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है, तो पाई को ऐसे रहने दीजिए 484, और माइनस में 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का होता है 169। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो पाई की वैल्यू भी रख लीजिए, पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7, गुणे में आपका 315 निकल के आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 990 मीटर स्क्वायर आपकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपका दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी, यानी आंसर बी वाला सही हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा कि क्यों घटाया है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक में पूरी वैल्यू दे रखी है और एक में आपका 13 मीटर यहीं तक की दे रखी है। पूछा जो गया है वो ये वाला एरिया पूछा गया है, जितना वो एक्स्ट्रा बढ़ाने के बाद ये जो डॉट डैश करके हमने लिखा है ना, ये वाला एरिया पूछा गया। तो हमने टोटल में से अगर 13 को घटा देंगे तो यही तो बचेगा, वही निकालना था। अगला कह रहे यदि सी अपॉन डी बराबर प्लस डी अपॉन सी बराबर 1 है तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है इससे आप सबसे पहले तो डी सी का एलसीएम ले लीजिए, यानी बटे में आपका क्या आ जाएगा, डी सी आ जाएगा, और ऊपर क्या आएगा तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और बराबर में आपका जो है वो 1 आ जाएगा। ये डी सी उधर जाकर के मल्टीप्लाइड अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और बराबर में आपका डी सी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी थी वो क्यूब में दे रखी है, और यहाँ पर आपको अब जो ऊपर वैल्यू दे रखी है जिसका मान निकालना है, इसमें फॉर्मूला रख लीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका होता है ए माइनस बी यानी कि सी माइनस डी, और ब्रैकेट में आपको देखने को मिलता है ए स्क्वायर यानी कि सी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि आपका डी का स्क्वायर, और आपका प्लस सी डी, इस तरीके से। बटे में आपका क्या आ जाएगा, डी सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर जो लिखा है, डी सी देखिए दोनों में ही कॉमन है, तो अगर हम डी सी को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, सी माइनस डी आपका कॉमन बचेगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू है ये देखिए, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, डी सी। अगर इसको हम समीकरण 1 रख लें तो इतने सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर में ये डी सी की वैल्यू रख सकते हैं ना, तो हम यहाँ पर सी माइनस डी से सी माइनस डी को सबसे पहले काट देते हैं। ऊपर क्या बचेगा, तो डी सी बचेगा, जो कि हमने यहाँ सी प्लस डी स्क्वायर का मान रखा है। उसके बाद सी डी एक और था, तो इसको भी सी डी ही लिख देते हैं, डी सी लिख देते हैं, कोई वो मतलब नहीं है, डी सी डी सी कर देते हैं वरना फिर कंफ्यूज होंगे। वही आगे पीछे लिखा है और कुछ नहीं है। बटे में क्या था, डी सी ऑलरेडी था, यानी कि डी सी प्लस डी सी 2DC, और बटे में आपका डी सी, तो डी सी से डी सी जाएगा कट, बचेगा क्या, केवल आपका 2 बचेगा। आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान ज्ञात करना है इसका, 6 की पावर -1 है यानी 1/6, यहाँ पर 1/8, और पावर में टोटल की आप देखेंगे डिवाइड करके आपका 8 की 2 की पावर -1 है यानी 1/2 हो जाएगा, -1/3 यहाँ भी हो जाएगा, और टोटल की पावर -1 भी है। यहाँ पर -1 इसमें भी है मिसिंग, ये -1 एक यहाँ भी है टोटल। अब 1/6 और 1/8 के अकॉर्डिंग आप एलसीएम लेंगे तो क्या निकल करके आएगा, यहाँ पर वैल्यू तो ये निकल करके आएगी 1/24 करके, 1/24, और टोटल की पावर -1,
और जो डिवाइडेड में वैल्यू दे रखी है वो तो ऐसे ही रखी है। यहाँ पर क्या आएगा 1/2 और 1/3, 2 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, यानी कि ऊपर क्या आएगा 3 - 2/6, यानी आपका ओवरऑल निकल करके जो आएगा वो आएगा 1/6 और पावर में -1। अब क्या करेंगे आप, अब 1/24 भी पावर -1 है, यानी पलट देंगे सीधे सीधे, बचेगा आपका 24 और डिवाइडेड, और यहाँ पर क्या बचेगा 6 बचेगा। पावर जब माइनस में है तो वैल्यू आप पलट सकते हैं। अब 6 को 4 से डिवाइड, 6 को 24 कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। अगला कह रहा है पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का अद्वितीय हल है। ये जो दे रखे हैं इसमें अद्वितीय हल को लेकर के आप a1/a2 b1/b2 से वैल्यू रखते हैं, जिसमें a की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है 4 और इसी प्रकार a2 की वैल्यू 2 दे रखी है। यहाँ पर b1 की वैल्यू आप इसी प्रकार b2 की वैल्यू, सभी को एक बार लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं a1 अपॉन में a2 और इसी प्रकार b1 अपॉन में आपका b2। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखेंगे a1 a2 के हिसाब से तो आप वैल्यू यहाँ पर 4/2 और इसी प्रकार b1 की वैल्यू यहाँ से कंपैरिजन करना है ax प्लस by जो अभी बताया था b और 2। अब यहाँ पर आपसे ये कह रहा था कौन सा एक अद्वितीय हल है, मतलब उसके बराबर आप देखेंगे तो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जैसे p के सामने लिखा है 4 तो p डज नॉट इज इक्वल टू 4 के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो केवल और 4 वैल्यू जो है ये इसका अद्वितीय हल होगा। मतलब आप कहेंगे कि 4 के अतिरिक्त p के प्रत्येक मान के लिए दिए गए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, इसलिए आपका आंसर 4 यहाँ पर जो देख रहे हैं वो आपका नहीं होना चाहिए। बाकी 5 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए इनमें से एक से अधिक, क्योंकि अद्वितीय हल पूछा गया है, 4 आंसर नहीं है। कहने का मतलब है कि 4 के अलावा, 4 को छोड़ करके बाकी इसके अद्वितीय हल हो सकते हैं, 4 नहीं हो सकता। ये बात कहने का मतलब है। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न है। अब इसमें तो सीधे आप पॉइंट में वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे 5/7 के निकालेंगे तो 0.71 करके निकलेगी, 9/14 की निकालेंगे तो 0.64 निकलेगी, 16/21 की निकालेंगे तो 0.76 निकलेगी और 29/42 की 0.69 करके निकलेगी। सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू है, 16/21 वाली है, क्योंकि 0.76 सबसे बड़ी वैल्यू है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन सीधे सीधे आप डिवाइड कर देते हैं। तो गोले का आयतन होता है क्या, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब पाई से पाई तो पहले ही कट जाएगा, आर क्यूब मतलब 8 सेंटीमीटर है, यानी 8 का क्यूब और बटे में 4/3 पाई और 1 सेंटीमीटर वाली बनाई जा रही है, यानी कि 1 का क्यूब। यहाँ पर 8 क्यूब बचेगा, केवल 4/3 4/3 पाई पाई, एक तो यहाँ कोई मतलब नहीं है, कुल मिलाकर के 8 का क्यूब बचेगा। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। आंसर 512 आपका पहला वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं ए और बी एक साथ क्रमशः 9/5 किलोमीटर प्रति घंटा 12/5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना स्टार्ट करते हैं। यदि किसी विशेष स्थान पर बी ए से 25 मिनट पहले पहुंचता है तो प्रत्येक ने कितनी दूरी तय की। तो तय की गई दूरी को आप डिस्टेंस को डी मान लीजिए और एक बार चाल बटे दूरी के हिसाब से निकालेंगे तो d/9/5 आएगा और इसी का डिफरेंस निकाल लेंगे d/12/5 से, और दोनों का डिफरेंस जो निकाल करके आएगा वो इस 25 मिनट के हिसाब से 25/60 के बराबर आप निकालेंगे। बस इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से जो डी की वैल्यू आएगी वो आपकी 3 किलोमीटर निकल करके आएगी, जो कि आपको इनमें से किसी भी ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है, यानी आंसर इनमें से कोई नहीं वाला आपका सही होगा। अगला है एक अकेला किसी काम को 25 दिन में कर सकता है और बी करेगा किसी काम को तो आपका 20 दिन में कर सकता है और एक साथ 5 दिन तक काम करते हैं। यानी सबसे पहले 20 और 25 का आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी टोटल काम निकालने के लिए। तो 20 और 25 का मतलब टोटल अगर एलसीएम निकालेंगे तो आपका निकल करके आएगा 100, क्योंकि 25 चौके 100, 20 पंचे 100, तो यानी टोटल 100 आ जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू इनकी पर डे के निकालेंगे तो 25 चौके 100 मतलब ये 4 यूनिट पर डे काम कर रहा है और 20 पंचे 100 यानी ये 5 यूनिट पर डे काम कर रहा है। ए और बी का वे एक साथ कितने दिन तक कर रहे हैं, 5 दिन तक काम कर रहे हैं। ये 4 5 यानी 5 4 9 टोटल 9 यूनिट काम हो रहा है, कितने दिन तक, 5 दिनों तक। तो 9 यूनिट काम हो रहा है 5 दिनों तक, 5 9 जा 45 यानी 45 तो यूनिट आपका कंप्लीट काम हो चुका है। जबकि काम कितना करना है, टोटल 100 यूनिट काम आपको कंप्लीट करना है। आगे ये कह रहा है कि फिर अगर ए काम छोड़ करके चला जाता है, अब ए काम छोड़ कर चला गया, बचा कौन, बी बचा, और बचे हुए काम को बी कितने दिनों में करेगा। काम बचा कितना, 45 हो गया, यानी बचा आपका 55 है। और अब ये 55 कौन काम करेगा, 55 ये बी करेगा। तो 55 की एफिशिएंसी कितनी है, 5 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी है। तो 5 से 55 को सीधे सीधे डिवाइड कर देंगे तो 5 × 5 11 बार में जाएगा, यानी 11 दिन आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला कह रहा है x का मान आपको ज्ञात करना है, इस तरीके से वैल्यू दे रखी है 7/4। इसमें आपको क्या करना है, सीधे सीधे सॉल्व कर लेना है। जैसे कि 4/7 यहाँ भी है, यहाँ 7/4 है तो इसको भी 4/7 बना लीजिए, तो घातांक -2 हो जाएगा और यहाँ 4/7 ऑलरेडी है। इससे क्या होगा ना, आधार समान हो जाएंगे तो आप घातों को आपस में बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी x-2 बचेगा क्या आपका, x-2 और बराबर में आपका 4, यही आ जाएगा क्योंकि आधार समान कर लेंगे। जब आप x की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो 2 उधर जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। आंसर आपका 6 हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। अगला कह रहे एक बांस का 1/3 हिस्सा आपका है कीचड़ में, 1/2 हिस्सा पानी में है और बाकी 7.5 मीटर पानी के बाहर है, तो बांस की कुल लंबाई, तो आप क्या कहेंगे, टोटल अगर आप एक मानते हैं टोटल पूरे भाग को, उसमें से 1/3 हिस्सा आपका कीचड़ में है और 1/2 हिस्सा आपका पानी में है, और इसमें से आप जो वैल्यू निकल करके आएगी टोटल घटाएं तो बाकी बचा जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है 7.5 मीटर के बराबर हो जाएगा। एक अगर हम पूरे बांस की लंबाई को माने, उस पूरे में से अगर हम कीचड़ और पानी का हिस्सा घटा दें तो बचा कितना, बचा तो उतना ही जितना यहाँ पर बाकी बचे की बात हो रही है, तो बाकी बचे के बराबर रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो सीधे आपका निकल के यहाँ से 7, टोटल आंसर ही बता देते हैं, तो 45 मीटर आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ से जीके जीएस के प्रश्न की तरफ। लगभग कितना वीडियो लेंथी हो गया है, 26 मिनट का अब तक हो गया है। वैसे तो हम मैथ साइंस इसीलिए नहीं कराते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और हम सोचते हैं कि थोड़ा सा कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करा सकें, पर ये भी जरूरी कि मैथ साइंस जो है वो आवश्यक है, तो वो भी जरूरी है, परंतु थोड़ा सा लाइक शेयर की संख्या बढ़ाते रहिए तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे, तो हम सोचते हैं कि सारी चीज़ें करा दें। तो वीडियो लाइक सभी लोग कर दीजिएगा, मेहनत आपके लिए की जा रही है, और शेयर कर सकते तो शेयर भी करते रहिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा। बाकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेंगे, वहां नहीं जुड़े तो बालाजी स्टडी डेटा सर्च करके जुड़ सकते हैं। अच्छा, पीडीएफ के लिए भी लाइक का टारगेट रखते हैं, तो 400 लाइक का टारगेट ना रख के 500 लाइक का टारगेट रखते हैं, कोई ज्यादा क्वेश्चन, तो 500 लाइक जैसे कंप्लीट होंगे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, बाकी सारी चीजें लिख ही रहें ताकि रिवाइज करने में आपको आसानी हो। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन क्रांतिकारी पत्र था वंदे मातरम उसके संपादक थे। आंसर आपका क्या हो जाएगा, मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा जो है पेरिस से आपका 1909 का समय था, वंदे मातरम समाचार पत्र उन्होंने निकाला था। अगर बात करें श्याम जी कृष्ण वर्मा की, तो इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की थी। क्वेश्चन कोई भी कहीं से भी बन सकता है, तो ऐसा नहीं कि केवल आपको आंसर ही रटना है। और कब की थी, तो 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो है वो की गई थी। वीडी सावरकर को तो आप जानते हैं कि वीडी सावरकर कितने ही क्वेश्चन भी कराएं। अच्छा, मैडम भीकाजी कामा के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि इनको भारतीय क्रांतिकारियों की माता भी कहा जाता है, और 1907 का समय था जब इन्होंने स्टुटगार्ट में झंडा भी फहराया था। विदेशों में झंडा फहराने वाली पहले भारतीय जो थी वो मैडम भीकाजी कामा थी। तो 1907 का समय और झंडा, दो बातें इनके बारे में आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया था। लॉर्ड डलहौजी कैनिंग, ऑप्शन बार बार नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें और समझ आएगा। आंसर आपका लॉर्ड कैनिंग जो है वो सही होगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में आपका आया था। विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो आया था वो आपका कब आया था, वो आया था 1856 ईस्वी में, और इस एक्ट को ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लाया गया था। लॉर्ड कैनिंग जो थे ये भारत के प्रथम वायसराय के रूप में जो है वो जाने जाते हैं, प्रथम वायसराय के रूप में जाने जाते हैं। 1861 में आपको देखने को मिला था इंडियन काउंसिल एक्ट, तो उसको याद रखिएगा, उससे भी क्वेश्चन बन जाता है। और लॉर्ड डलहौजी की अगर बात करें, जो कि पहले ऑप्शन में देख रहे हैं, राज्य हड़प नीति बहुत पूछी जाती है इनकी, तो हड़प नीति कौन लेकर के आया था, डलहौजी लेकर के जो है वो आए थे। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के बारे में पूछा जाता है कि मानव बलि प्रथा पर जो रोक लगाई थी उन्हीं ने लगाई थी, तो कुछ चीजें हैं जो याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, डलहौजी के टाइम में वुड डिस्पैच का जो 1854 में आया था ना सुधार, शिक्षा में सुधार के लिए, वो भी इन्हीं के डलहौजी के टाइम में आया था। अगला है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष इनमें से किसे बनाया गया था। तो राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। कई बार क्वेश्चन ही करवा चुके हैं अब तक, तो दिमाग में रट गया होगा। त्रिपुरी संकट हुआ कब था, तो 1939 ईस्वी में जो है वो हुआ था। और त्रिपुरी पड़ता कहाँ है, तो एमपी यानी मध्य प्रदेश के जबलपुर में आपका जो है वो पड़ता है। बाकी सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था 1939 में। त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो आपके सुभाष चंद्र बोस जो है बने थे। बाद में पट्टाभी सीतारमैया, महात्मा गांधी जी चाह रहे थे कि भैया वो ना जीत, मतलब वही पट्टाभी सीतारमैया जीते, तो उनकी हार को अपनी हार उन्होंने स्वीकार किया था।
इसीलिए बाद में जवाहरलाल नेहरू, जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो बाद में फिर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया। अगला क्वेश्चन आपका, 1854 की वुड डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का जो लक्ष्य है वो इनमें से क्या है? तो पाश्चात्य शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना, ये आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। बाकी कब आया था वुड डिस्पैच? 1854, ऊपर बताया था। भारत में अगर शिक्षा की बात करते हैं ना, तो आधुनिक शिक्षा का जनक किसको कहा जाता है? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है आधुनिक शिक्षा का जनक के रूप में। विश्वविद्यालय जो एक्ट है वो 1857 में आया था, जिसके द्वारा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में एक एक जो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, उसको भी याद रख सकते हैं। बाकी जो विद डिस्पैच है, इसमें महिलाओं की शिक्षा पर भी काफी जोर दिया गया था। अगला है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन जो है वो क्यों हुआ था? यहाँ पर कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जितने थे सभी के सभी जो 7 सदस्य थे वो सब अंग्रेज थे, यही कारण था। बाकी तारीख आपको पता होना चाहिए, 8 नवंबर 1927 की, जब आपका 7 सदस्यीय भारतीय वैज्ञानिक जो है वो आपके आयोग बनाया गया था। और आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन करके। बाकी यही आपका सही हो जाएगा। बटलर समिति और आपका वैधानिक आयोग, उसकी रिपोर्ट पर आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो उसको भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई थी, उस समय भारत का वायसराय कौन था? मेयो हार्डिंग सेकंड, मिंटो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड आपका जो है सही होगा, क्योंकि इस पर बेस्ड, यानी 1911 वाला जो था दिल्ली दरबार, इस पर बेस्ड क्वेश्चन अभी आया था इसी टीआरई 3 में। तो इसलिए आपको लॉर्ड हार्डिंग सेकंड का नाम याद रखना है आपको। और 12 दिसंबर की तारीख थी और 1911 का समय था, जब आपका जो जॉर्ज पंचम थे, उन्होंने राजधानी परिवर्तन की घोषणा जो है वो की थी। तो जॉर्ज पंचम से क्वेश्चन बन चुका है। बाकी दिल्ली राजधानी जो बनाई गई थी औपचारिक रूप से, वो 1912 में राजधानी परिवर्तन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी? चंपारण, दांडी, तो आप कहेंगे चंपारण, बिल्कुल सही होगा। कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह? 1917 ईस्वी में हुआ था, और तिनकटिया पद्धति के खिलाफ था। पहला सत्याग्रह था गांधी जी का। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा पहला जो सत्याग्रह था वो 1906 से 7 में दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया। और भारत के संदर्भ में आप कहेंगे तो ये आपका था चंपारण सत्याग्रह। और आए कब थे? तो 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। इसीलिए कौन सा एक इनमें से सही सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज, डॉक्टर आत्माराम आत्माराम पांडुरंग, सही है। आत्मीय समाज, देवेंद्र नाथ टैगोर, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी 1815 में। किसने की थी? राजा राम मोहन राय जी ने जो है वो की थी। और यही आपका यहाँ पर जो है वो सही नहीं है। प्रार्थना समाज को लेकर के स्थापना वर्ष क्या है? 1867 ईस्वी में जो है वो की गई थी। और बाकी भारतीय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन, इनका भी नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका आरंभ मेरठ में सैन्य विद्रोह से हुआ था और शीघ्र ही व्यापक स्तर पर फैलकर ब्रिटिश शासन के लिए बड़ी चुनौती के रूप में परिलक्षित हुआ था? आंसर कौन सा होगा? भारतीय पानीपत या प्लासी। तो भारतीय विद्रोह 1857 वाला जो था ना, मेरठ में ही हुआ था, मेरठ से स्टार्ट हुआ था, वही आपसे पूछा गया है। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा विद्रोह व्यक्ति थे जिनके 1857 की क्रांति पर क्या उनका मत था। जैसे कि अगर इजरायली की बात करते हैं तो राष्ट्रीय विद्रोह था, उन्होंने कहा था। वीडी सावरकर जी ने कहा था कि भारत का पहला जो स्वतंत्रता संग्राम है वो था। होम्स ने कहा था, टी.आर. होम्स ने, कि बर्बरता और सभ्यता के बीच ये युद्ध था। इसी प्रकार किसने कहाँ से नेतृत्व किया था वो पता होना चाहिए। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, बरेली से खान अब बहादुर खान ने किया था, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, फतेहपुर से अजीमुल्ला ने किया था। साथ ही विद्रोह को दबाया किसने था वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे लखनऊ वाला जो विद्रोह था वो आपका हेनरी लॉरेंस जो थे, मारा गया था, वो कैंपबेल बाद में बना दिया गया था। पहले हेनरी लॉरेंस ने दबाया था, बाद में मारा गया था, फिर कैंपबेल। इसके अलावा बरेली से हडसन थे, फैजाबाद से कर्नल नील थे, और फतेहपुर से जनरल रेनाल्ड थे। तो उनके नाम आपके दिमाग में होना चाहिए। एक बार रिवाइज करा दिया, बाकी तो पहले से बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से किसने नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना। बाकी तो सारी चीजें इनके बारे में आपको पता है। भारत में इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? तो ग्राम पंचायत का गठन करना, ये आपका यहाँ पर सही होगा। गांधी जी के
संदर्भ में तो आपको याद ही रखना है, बाकी ग्राम पंचायतों को लेकर के आर्टिकल कौन सा है, 40वां आर्टिकल है, अनुच्छेद 40 है, तो ये आपको जरूर याद रखना है। 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता है, उसको भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? 20, 23, 25 आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 23। 24 में जो है वो क्या है, वो आपका है कि 24 वर्ष से 24 जो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को कारखाने में काम कराना, ये सब काम आप नहीं करा सकते। पर 23 में क्या है, जबरन किसी प्रकार का कोई दुर्व्यापार करना है या बलात् श्रम करना है, इस तरीके के जो प्रतिबंध है वो 23 में आपके लगाए गए हैं। 23 में ये भी है कि अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों को आपका उपलब्ध है, और ये बात को आपको ध्यान रखना है। 20 जो आर्टिकल यहाँ देख रहे हैं, इसमें क्या है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण की बात आपकी जो है वो की गई है। 25 में क्या है, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है, धर्म को आबद्ध रूप से मानना, प्रचार करना, मतलब ऐसा कोई आपके ऊपर फाउंडेशन नहीं है, आप किसी का भी प्रचार कर सकते हैं अपने धर्म को लेकर के। अगला है संविधान का जो अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश है, द्वितीय संशोधन विधेयक 2022, इसने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कौन सी जनजाति है, समुदाय है, जिसको अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी है? तो गोंड जनजाति जो आप देख रहे हैं, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? 366 का खंड नंबर 25 है, और आर्टिकल है 342 भी इससे संबंधित है, तो इस बात को याद रखिएगा। अगला इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसमें दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा ना चलाया जाए और ना ही उसे दंडित किया जाए? तो आंसर आपका होगा आर्टिकल 20 और /2। तो इसमें दोहरे दंड के बारे में बताया गया, और 20(2) को ही मूल अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत भी रखा गया है। ऐसे ही 20(2) है, ऐसे ही 20(3) भी होता है। 20(3) में क्या है, उसमें कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य आप नहीं कर सकते, वो उसमें आता है। इसी प्रकार 20(1) क्या है, उसमें आपका आपराधिक जो मामले होते हैं उससे रिलेटेड, जैसे घटना के समय जो विधि प्रवर्तन होता है उसी के आधार पर सजा होगी, मतलब घटना के बाद आप कोई कानून बनाकर किसी को दंडित नहीं कर सकते, जो पहले से प्री हैं, पहले से बने हुए, उसी के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। बाकी 19(1) में क्या है, वो भी बहुत पूछा जाता है, तो वो है आपका भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला है, इनमें से कौन सा स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि 100% जो विद्युतीकरण या विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, वो आपका कौन सा बन गया है? हरियाणा बन गया है। तो इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया है। तो इस बात को भी आपको जो है वो ध्यान रखना है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला कौन सा, तो आप कहेंगे राज्य है आपका उत्तराखंड राज्य। अगला क्वेश्चन है, हिमनद प्रवाह के द्वारा उत्कीर्ण की गई पहाड़ियों की एक अंडाकार की श्रृंखला का नाम इनमें से क्या है? तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ड्रमलिन्स कहते हैं। हिमनद प्रवाह के द्वारा जो पहाड़ियां की एक अंडाकार श्रृंखला होती है उसको हम क्या कहते हैं? ड्रमलिन्स। ड्रमलिन्स जो आकृति होती है ना, वो अंडे की टोकरी की तरीके से होती है, उसको हम इसलिए बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है इनमें से कितने परसेंट थी? तो आपको पता होना चाहिए 74.04% भारत की साक्षरता दर जो है वो थी। बाकी आपको पता है कि पुरुष साक्षरता इसमें से कितनी थी? तो 82.14 आपकी मेल की थी, और फीमेल की अगर बात करते हैं तो 65.46 आपको फीमेल की देखने को मिलती है। अगर बात करें कि किस राज्य की सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, तो केरल राज्य की है। कितने परसेंट है? तो 93.91% है। केरल के बाद नंबर आता है मिजोरम का, और उसके बाद नंबर आता है गोवा का। अगर बात करें सबसे कम साक्षरता दर कहां पर है, तो बिहार राज्य की साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है, और कितनी है? तो 61.80% है, जो कि बिहार राज्य की सबसे कम साक्षरता है। अगर एक बात पूछी जाए कि सबसे ज्यादा साक्षरता वाला में केंद्र शासित में कौन आता है, तो आप क्या कहेंगे? तो लक्षद्वीप का नाम देखने को जो है वो मिलता है। लक्षद्वीप में साक्षरता दर कितनी है? तो 91.85% आपको देखने को मिलती है। अगर न्यूनतम साक्षरता वाले केंद्र शासित की बात करें तो वो आपका है दादरा नगर हवेली। तो यहाँ पर कितनी आपको देखने को मिलती है साक्षरता दर? 76.20%। इतनी बात आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कि आबनूस, महोगनी और शीशम के जो पेड़ हैं वो किस प्रकार के जंगल का हिस्सा हैं। तो आबनूस, महोगनी और शीशम के पेड़ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में आपके आते हैं। इसमें रोजवुड है, महोगनी है, आबनूस है, सिनकोना है, ये सब आपकी जो वृक्ष प्रजातियां हैं इसी में देखने को मिलती हैं। अंडमान निकोबार जो है वो आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर कहलाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है अंडमान निकोबार जो है इसका इस प्रकार के वनों का घर कहलाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या आप कहेंगे अर्ध सदाबहार वन ऐसे जगह देखने को मिलते हैं जहां पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से आपको अधिक देखने को मिलती है, इस बात को भी ध्यान रख सकते हैं। इसी प्रकार अगर उष्ण को लेकर के पूछ लिया जाए तो उष्णकटिबंधीय अगर आर्द्र पर्णपाती वन की बात करेंगे तो वहां पर जो वन पाए जाते हैं उसमें आपका साल हो गया, उसमें आपका सागवान हो गया, उसमें आपका शीशम हो गया, उसमें आपका बेत हो गया, उसमें आपका चंदन हो गया, उसमें आपका आंवला हो गया, उसमें आपका सहतूत हो गया, ये सब देखने को मिलते हैं। और यहीं अगर बात करें कांटेदार वन यानी उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में तो वहां पर बबूल, खजूर, नीम, खेजड़ी, पलास ये सब देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो तमिलनाडु आंसर पहला सही हो जाएगा। लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो तमिलनाडु आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। झारखंड की जब बात होती है तो उसका जो झरिया है, झारखंड का झरिया, वो भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। किस टाइप का कोयला, तो आप कहेंगे बिटुमिनस कोयला। तो झारखंड ध्यान रखिएगा, जब भी बात होगी वहां के झरिया की तो आपको दिमाग में इस बात को याद रखना है। अब लिग्नाइट की जो बात प्रश्न में की गई है इसकी अगर बात करें तो ये निम्न गुणवत्ता वाला कोयला भूरे रंग का कोयला होता है, इसलिए हम लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, भूरा कोयला के नाम से, बस इतना याद रखिएगा। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन सा भारतीय राज्य कुल्ह के नाम से जाने वाली पारंपरिक नहर सिंचाई पद्धति के लिए प्रख्यात है। आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारतीय राज्य कुल्ह के नाम से जाने जाने वाली जो पारंपरिक सिंचाई पद्धति है उसके लिए जो है आपका प्रख्यात है, तो यही आपका सही होगा। अगला है बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला इनमें से कौन सा है। तो बिहार में जूट सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है, पूर्णिया के अंतर्गत देखने को मिलता है। और जूट की खेती बिहार के आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। उपजाऊ मिट्टी चाहिए होती है, जलोढ़ मिट्टी चाहिए होती है, हल्की वर्षा चाहिए होती है। अगर भारत में बात करें कि कहाँ सबसे ज्यादा जूट देखने को मिलता है तो आप क्या कहेंगे, पश्चिम बंगाल में आपको भारत के अंतर्गत सबसे ज्यादा जूट देखने को मिलता है। और बिहार का जूट उत्पादन में कौन सा नंबर है, तो दूसरा नंबर है। और जूट को एक और नाम से जानते हैं, वो है आपका सुनहरा रेशा। जूट को सुनहरा रेशा के नाम से भी जानते हैं। अगला है 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था। आंसर की बात करते हैं तो आपका वहां पर इनमें से एक से अधिक आपका सही होगा। बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में 1922-23 का टाइम था जिसमें किसान सभा का गठन, एक तो मोहम्मद जुबैर थे जो कि सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, उसके अलावा श्री कृष्ण सिंह भी थे। तो किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा 1922 से 23 के बीच में किया गया था। और अगर बात करें किसान सभा की औपबंधिक ढंग से स्थापना किसने की थी, तो वो फिर स्वामी सहजानंद ने की थी, वो 1928 में की थी। और 1928 के तुरंत बाद 1929 में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और उसके अध्यक्ष भी बनाए गए थे। फिर 1929 के बाद सीधे नंबर आता है 1936 का। देखिए मैंने 22-23 बताया, 1922-23 के बाद 1928 बताया, 1928 में किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना, फिर 1929 बताया जिसमें स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की, और उसके बाद सबसे लास्ट में 1936 में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा कब, 1929, अखिल भारतीय कब, 1936। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसकी सहायता से रैंप योजना को एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है। तो वर्ल्ड बैंक आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। रैंप का मतलब क्या होता है, राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग परफॉर्मेंस। अगला, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। तो यह प्रकाशित किया गया था आपका 2006 से 2007 के बीच में। तो बिहार देश में आर्थिक समीक्षा करने वाला
पहला राज्य आपका जो है वो था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर 2024-25 के अकॉर्डिंग बात करें तो बिहार का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो कितना अनुमानित है, तो वो है 9.76 लाख। ये आपका किसके अकॉर्डिंग है, 2024 से 25 के अकॉर्डिंग। और आर्थिक समीक्षा कौन करता है, तो वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, पटना, गया या मुजफ्फरपुर, तो आपका आंसर गया जो है वो यहाँ पर सही होगा। गया नहीं, पटना आप कहेंगे सही होगा। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था वो पटना में हुआ था, और पहली बार जो हुआ था वो 1912 में हुआ था। और 1912 में कहाँ हुआ था, बांकीपुर में हुआ था। और बांकीपुर पड़ता कहाँ है, तो ये पटना ही आपका आ जाएगा। तो बांकीपुर जो पड़ता है वो पटना में ही होता है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो मुधोलकर के द्वारा जो है आपका जो है वो की गई थी। और कांग्रेस का बिहार में जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो आपका हुआ था गया में। गया वाला कब हुआ था, तो वो हुआ था 1922 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वो की थी CR दास जी ने, यानी चित्तरंजन दास जी ने की थी। बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को कहाँ हुई थी, बंबई में। अध्यक्षता किसने की थी पहले अधिवेशन की, तो उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और स्वतंत्रता से पहले बिहार में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए, तो 3 अधिवेशन हुए हैं स्वतंत्रता से पहले। अगर ये कहा जाए कि स्वतंत्रता से पहले बिहार में अंतिम कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था वो कौन सा था, तो वो था रामगढ़ का। रामगढ़ जो है वो वर्तमान में आपको झारखंड में देखने को मिलता है, पर रामगढ़ का जो अधिवेशन था वो 1940 में हुआ था। और उसकी अध्यक्षता की थी एपीजे नहीं, अबुल कलाम आजाद। एपीजे तो अलग है, तो आप कहेंगे अबुल कलाम आजाद जी ने जो है वो की थी। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में वस्तु और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष किसे जो है वो नियुक्त किया गया है। अब यहाँ से करंट अफेयर भी देखने, वैसे तो क्वेश्चन मिक्स है, तो आंसर क्या हो जाएगा, संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा को मई 2024 में वस्तु और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण GSTAT जिसको कहते हैं, इसके पहले अध्यक्ष के रूप में बनाया गया। तो ये याद रखिएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। बाकी आप देख ही रहे हैं क्वेश्चन मई 2024 तक के हैं, और मई चल रही है, मतलब ये जो सेट करा रहे हैं एकदम लेटेस्ट का आपको करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77, भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा किस राज्य में जो है वो की गई थी, तो कर्नाटक, तमिलनाडु या बिहार। आंसर आपका इनमें से कोई नहीं जो है वो सही होगा। तो भारत के पहले खगोल पर्यटन विभाग की जो घोषणा की गई थी वो एक्चुअल में उत्तराखंड में जो है वो की गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को जो है वो मनाया जाता है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 की अगर बात करें तो यहाँ पर रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें रैंकिंग जारी की जाती है, जिसमें भारत की रैंकिंग की बात करते हैं तो 159 रैंकिंग पर भारत देखने को मिला। और अगर बात करते हैं पहले नंबर पर, तो नॉर्वे इसमें जो है वो आपका पहले नंबर पर जो है वो था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 79, हाल ही में किस देश में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI ने UPI जैसी त्वरित भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए साझेदारी की है, नामीबिया, अंगोला, जिम्बाब्वे, किसने की है, तो नामीबिया आपका यहाँ पर सही होगा। नामीबिया जो देश है, यहाँ पर जो NPCI जो है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है, इसने UPI जैसी जो भुगतान है उसकी साझेदारी की है। और नामीबिया किसका है, तो दक्षिण अफ्रीका का देश है। राजधानी क्या है नामीबिया की, तो आप कहेंगे विंड हॉक है। आगे बढ़ते हैं आपका, भारत बिहार की पहली ई स्पोर्ट एकेडमी जो कहाँ खोली गई है, तो आप कहेंगे आंसर यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है वो सही होगा। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली ई स्पोर्ट एकेडमी को लॉन्च किया गया है। और बिहार सरकार ने भी एक नया खेल विभाग जो है वो बनाया था, वो भी आपको बताया था। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा नहीं है, प्रोथेलस जो आप देख रहे हैं ये नहीं है, कटपर्णी भी है, संडीव करके जो देख रहे हैं दोनों के दोनों है। तो प्रोथेलस आपका एक टेरिडोफाइट में आता है, जो कि आपका युग्मकोद्भिदी में आपका रखा जाता है। बाकी दोनों के दोनों हैं। कीड़भक्षी पौधे में ड्रोसेरा भी आपको देखने को मिलता है, यूट्रिकुलेरिया देखने को मिलता है। इनमें से कौन सा एक रेगिस्तानी पेड़ है, तो कौन सा है, आंसर यहाँ पर ताड़ जो देख रहे हैं पहला ऑप्शन ये आपका सही होगा। रेगिस्तानी क्षेत्र में नागफनी जैसे जो भी कटीली वनस्पति है ना वो आपको देखने को मिलती हैं, तो आंसर ताड़ हो जाएगा।
भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक इनमें से कौन सा है? तो आर्सेनिक जो आप देख रहे हैं ये आपका प्रदूषक है। आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ब्लैक फुट नामक रोग होता है। टॉपिक वाइज में सब करा चुके हैं, नहीं देखा हो तो जरूर देख लीजिएगा जाके अलग से। अब तो केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है, बाकी टॉपिक वाइज भी प्रीवियस ईयर भी तो लगातार आपको करा ही रहे हैं। पानी का जो एक मानक होता है उसमें आप कहेंगे कि जो आर्सेनिक की मात्रा होती है ना वो 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से तय की गई है। बाकी आर्सेनिक अगर है तो त्वचा कैंसर, ब्लैक फुट है, ये सब रोग होते हैं। कैडमियम से आपका इटाई इटाई नामक रोग होता है। क्रोमियम से कैंसर कारक है। कॉपर से विल्सन रोग होता है। लेड से आपका स्नायु विकार वगैरह देखने को मिलता है। मरकरी से मिनी माता रोग होता है। तो जितने भी मेन मेन थे वो मैंने आपको रिवाइज करा दिए। इनमें से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? टीआरई 3 में भी क्वेश्चन आया था प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक से। तो प्राथमिक प्रदूषक में आप कहेंगे इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। SO2 भी, CO और NO2 ये सब प्राथमिक प्रदूषक है। वे जो प्रकृति में अपने मूल स्वरूप में ही रहकर आप कहेंगे प्रदूषण करते हैं वो सब इसमें आते हैं। NO2 भी आपका आ जाता है इसमें। CH4 भी आपका इसमें आ जाता है। तो ये कुछ है। द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं? जो प्राथमिक प्रदूषक के अंत क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे NH3 आपका, या फिर पैन आपका, ओजोन आपका। तो ये सब आपके सेकेंडरी में जो है वो आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत इनमें से क्या है? पवन, ग्लूकोज, ATP। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो होता है ना वो एक्चुअल में सौर ऊर्जा होता है, और सौर ऊर्जा किसी भी ऑप्शन में है नहीं। बाकी ATP की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऊर्जा करेंसी के रूप में काम आता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए C6H12O6। अगला क्वेश्चन आपका है वायुयान में किसका प्रयोग वायु शोधक के रूप में किया जाता है? तो किसका? आंसर हो जाएगा आपका पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। इसका यूज किया जाता है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का वायु शोधक के रूप में। बुझा चूना जो है इसका सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। और बिना बुझा चूने का क्या होता है? CaO। दोनों में अंतर है, दोनों पूछे जाते हैं इसलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बाकी प्लास्टर ऑफ पेरिस भी पूछ लिया जाता है CaSO4.2H2O करके, H2O करके 2H2O, तो फिर आपका चला जाएगा जिप्सम। अपघटक किस पोषण स्तर के जीव हैं? तो किसके हैं? पोषण स्तर 4। ये आपका सही होगा। अपघटक जो है उसमें कवक आते हैं और जीवाणु आते हैं। ये तो आपको पता ही है, कवक जीवाणु ये सब आपके अपघटक का काम करते हैं। जैव जो ऊर्जा पिरामिड होता है सबसे निचले लेवल पर उत्पादक आते हैं, और जलीय पारिस्थितिक तंत्र है तो उसमें विभिन्न प्रकार के शैवाल आते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र है तो उसमें भी विभिन्न प्रकार के शैवाल आते हैं। घास में घास और जो जंगली छोटे शाकीय पौधे होते हैं वो सब आपके देखने को मिलते हैं। इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो उसका विस्थापन शून्य नहीं होता है, ये कथन गलत है। प्राथमिक और अंतिम बिंदु समान हो तो विस्थापन शून्य होता है। विस्थापन की राशि क्या है? तो विस्थापन आपका सदिश राशि है, और विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। दूरी के साथ होता है कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। कोई द्रव जब ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता है तब स्पर्श कोण का मान क्या होता है? तो स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, चित्र में ग्रह की गति दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर प्रदर्शित की गई है। यदि ग्रह की गति बिंदु P और Q पर क्रमशः V1 V2 हो तो V1 और V2 के परिमाण के बीच संबंध आपसे पूछा गया है। तो ये संबंध आपका क्या हो जाएगा? V1 और V2 में V1 और V2 में V2 की वैल्यू आपकी बड़ी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, और कोणीय संवेग संरक्षण से ही निकालेंगे इसको। वह रासायनिक यौगिक कौन है जो दो तत्वों से बना है? वो आंसर क्या हो जाएगा? द्विअंगी, यानी कि बाइनरी जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन के साथ
नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण भी होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन भी होता है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन भी होता है। इनमें से कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन की एक बड़ी कमी नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो विद्युत उत्पादन जो आप देख रहे हैं, ये परमाणु ऊर्जा उत्पादन की एक बड़ी कमी नहीं है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन की बड़ी कमी में आकस्मिक रिसाव का जोखिम भी हो जाता है, उच्च लागत भी हो जाता है, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? तो आंसर कोशिका भित्ति जो आप देख रहे हैं, ये आपका सही होगा। कोशिका भित्ति या सेल वॉल के कारण प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर पाया जाता है। कोशिका भित्ति आपको पता है कि सिर्फ पादप में आपकी होती है, और प्लाज्मा झिल्ली जो है वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में आपकी होती है। बीजों का अंकुरण क्या कहलाता है? जब वे फल के अंदर ही होते हैं तो उसे हम विविपेरी ये जो है वो कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नारियल जो है आपका एक एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा हो जाए, जिसमें ऐसा अंकुरण आप कहेंगे जिसमें जो बीज पत्र है वो जमीन के अंदर में रह जाता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है औद्योभूमिक अंकुरण, जिसमें गेहूं, धान, मक्का ये सब आपके आते हैं। तो गेहूं, धान, मक्का ये, और जो ओविपेरी देख रहे हैं, अंडज वे जीव होते हैं जो अंडे देते हैं, जिनके भ्रूण का फीमेल के गर्भ में नहीं होता है। तो इसमें जैसे सभी अंडे देने वाले जो जीव होते हैं ना, वो सब इसी में ही आपके आ जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का पहला चरण इनमें से कौन सा है? ये आपका है पर्णहरित के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन के द्वारा उत्तेजन। तो इसी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसके अध्यक्ष पद पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति इनमें से कौन थे? आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1940 से लेकर के 1945 तक अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष आपके रहे थे। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, और 22 अक्टूबर की तारीख थी। बंगाल के नवाब मीर कासिम थे, और साथ ही साथ ब्रिटिश कंपनी जो है इसमें दोनों के बीच में हुई थी। इसमें से ब्रिटिश कंपनी का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा जो है वो किया गया था, और बक्सर युद्ध में बंगाल नवाब के जो राजा थे ना, अवध नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये सभी भी आपके सम्मिलित थे। बाद में इसके बाद आपको इलाहाबाद की संधि भी देखने को मिलती है 1765 में, वो भी याद रख सकते हैं। उत्पादन के लिए आवश्यक औजार, मशीनें, भवन आदि भौतिक पूंजी में स्थायी या कार्यशील पूंजी किस में आता है? तो ये आपका स्थायी पूंजी में जो है वो आता है। उत्पादन के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं उसमें आपको देखने को मिलता है, और उसमें संगठन आता है, श्रम के लिए मजदूर, मशीनें आती हैं, प्राकृतिक संसाधन आते हैं। नीचे दी गई घटनाओं का सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले चारों में से क्या देखने को मिलेगा? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब? 1920 में। उसके बाद आपका कलकत्ता में आयोजित हुआ था कांग्रेस अधिवेशन असहयोग आंदोलन के टाइम में, वो भी आपको दिमाग में रखना है। फिर उसके बाद घटना की अगर बात करें तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 गोरखपुर जिला यहीं पर हुआ था, इसके चौरी चौरा नामक स्थान पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन उसके बाद देखने को मिला था, इसके कंपैरिजन में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को साबरमती में कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक में इसको लेकर निर्णय लिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ना, गांधी जी की जो 11 सूत्री मांगे थी उसको वायसराय के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, उसी के कारण प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, 14 जुलाई की तारीख थी। आंसर क्या होगा यहाँ पर? पहला होगा ए बी, उसके बाद डी सी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन है, इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इनमें से 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 50 अभी और रह गए हैं, जिसमें लास्ट के तो 15 रीजनिंग ही आते हैं, यानी जीके के लगभग 35 के करीब रह गए। वीडियो लाइक जरूर करते रहिएगा, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पूरा सेट एक बार कराने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा वीडियो बड़ा भले हो सकता है, पर मैथ रीजनिंग छोड़ के तो पेपर में करना नहीं है, करना है तो आपको पेपर में वो भी पड़ेगा, इसलिए प्रैक्टिस तो उसकी भी जरूरी है। बाकी बताइएगा कमेंट में, अगर जीके जीएस केवल कराना है तो केवल वही करा देंगे। सुझाव बताते रहिएगा कमेंट में।
101 प्रश्न की बात करते हैं। किस भूतपूर्व INA नेता पर ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया था? तो मोहन सिंह आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से किससे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकार जो देख रहे हैं इसको भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। बाकी आपका मौलिक अधिकार या मूल अधिकार है उनको भारत के संविधान में सम्मिलित करने की जो आकांक्षा प्रकट हुई थी ना, सबसे पहले वो नेहरू रिपोर्ट में की गई थी 1928 में। और मूल अधिकार है किसमें? 12 से 35 में है। कौन से भाग में है? भाग 3 में है। और भाग 4 में क्या आता है? 36 से 51, जहां पर नीति निर्देशक तत्व आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? तो ये आपका आता है अनुच्छेद 42 में। एज इट इज लाइन याद रखिएगा, बाकी तो बता ही चुके हैं किसमें आता है। अच्छा, बाकी ऑप्शन में 44 आपको पता होना चाहिए, समान नागरिक संहिता से संबंधित। 45 आपका 6 वर्ष से कम आयु के जो बालक है ना उनके लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देख रेख और शिक्षा का प्रबंध से रिलेटेड है। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना इनमें से क्या है? तो ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय जो स्वशासन है उसका त्रिस्तरीय संरचना, ये आपका इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। बाकी आपका जिला स्तर पर जिला परिषद है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? सभापति करता है। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है, उसका प्रधान जो होता है उसके प्रमुख को क्या कहते हैं? उसको प्रधान कहा जाता है। और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, उसमें मुखिया भी होता है या प्रधान भी कहलाता है? अच्छा, प्रखंड स्तर पर प्रधान ना होकर प्रमुख होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ग्राम स्तर पर आपका मुखिया होगा या फिर प्रधान होगा। तो यही 3 आपको देखने को मिलते हैं स्थानीय स्वशासन के रूप में। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। तो आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? तो 7 दिनों के बाद। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी पंचायती राज में 50% महिलाओं को इसके लिए सबसे पहले बिहार में आरक्षण भी दिया गया है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है पंचायती राज के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के उन राष्ट्रपति के नाम बताइए जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? तो ये थे आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन, हिदायतुल्ला, शंकर दयाल शर्मा। ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है आपका, भारत के 4 बड़े मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को इनमें से कौन जोड़ता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना यही आपकी जो है वो जोड़ती है। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सा भाग मेघालय के पठार का उपमंडल नहीं है? तो धनसिरी जो देख रहे हैं वो आपका नहीं आता है मेघालय के पठार के उपमंडल में। ये धनसिरी नदी है, भारत के असम और नागालैंड राज्य जो है उनमें बहने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सा भारतीय दक्कन पठार के से घिरा नहीं है? तो कौन नहीं घिरा है? मध्य प्रदेश जो है आपका इसमें नहीं घिरा है। दक्कन का जो पठार है वो ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से आपका बना हुआ है। सूर्य का चक्कर लगाने वाली चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। क्षुद्र ग्रह से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है कि किन 2 ग्रहों के बीच आपको ये बेसिकली देखने को मिलते हैं? तो मंगल और बृहस्पति जो ग्रह है उसके बीच आपको देखने को जो है वो मिलते हैं। बस ये याद रखिएगा। सहारा रेगिस्तान आपका कहाँ स्थित है? ईरान, दक्षिण अफ्रीका, उत्तर अफ्रीका? आंसर आपका यहाँ पर उत्तर अफ्रीका जो है वो सही होगा। सहारा रेगिस्तान उत्तर अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल आपका कहाँ पर है? बोत्सवाना में है। तकला मकान कहाँ पर है? तो आपका चाइना के अंतर्गत पड़ता है, सिंकियांग नामक प्रांत में। आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? तो वो उत्तरी चिली में पड़ता है। पेंटागोनिया कहाँ है? अर्जेंटीना में पड़ता है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो मंगोलिया और चीन में पड़ता है। इनमें से कौन सा किसी वस्तु के अंतिम वस्तु के रूप में पहचाने जाने का सही कारण है? तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, निर्माता द्वारा इसे आगे और संसाधित नहीं किया जाता है। ये आपका यहाँ पर सही कारण में आएगा। अर्थशास्त्र रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। अगला है, इनमें से कौन सी फसल है भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवांशिकता रूपांतरित फसल है? तो बीटी कपास जो आप देख रहे हैं ये आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। बीटी कपास भारत में एकमात्र स्वीकृत जीएम फसल के रूप में जानी जाती है। 1956 में प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पद्म भूषण पुरस्कार जो है इनको मिला था। और रुक्मणी देवी जो अरुंडेल है इनको संगीत नाटक अकादमी भी मिल चुका है 1967 में। तो इनको पुरस्कार काफी मिले। अगला क्वेश्चन है आपका, पुरस्कार की बात हुई है तो वहां पर
आपका सरस्वती सम्मान आप याद रख सकते हैं कि किसको मिला था, 33वां 2023 वाला जो मिला था वो लेखिका थी हिंदी पुष्पा भारती, उनको जो है वो मिला था। अगला क्वेश्चन है, ग्राम और लघु उद्योग समिति को किसके रूप में जाना जाता है, तो करवे समिति के रूप में जो है वो आपका जाना जाता है। और 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति का गठन हुआ था, इस बात को भी ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, इनका नाम जो था वो दत्तात्रेय गोपाल कर्वे के नाम पर रखा गया था, जो कि अर्थशास्त्री थे, तो इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया था। इसमें और भी कुछ समिति है, जैसे महानलोभित समिति, जिसको हम पहला ऑप्शन देख रहे हैं, तो इसको हम आय का वितरण और जीवन स्तर के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार मुद्रा प्रणाली सुधार के लिए जो आपकी है वो चक्रवर्ती समिति है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी योजना कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है, तो उज्ज्वला योजना जो आप देख रहे हैं ये आपका यहाँ पर सही होगा। और प्रधानमंत्री जनधन योजना थी वो कब आई थी, वो आई थी 28 अगस्त 2014 को। उज्ज्वला जो योजना थी उसकी शुरुआत एलपीजी जो परिवार गैस सिलेंडर है ना उसको देने को लेकर के उद्देश्य से की गई थी, जो ग्रामीण संबंधित है, उसकी योजना आई थी 1 मई 2016 को, उज्ज्वला वाली। तो जो मेन मेन समय है वो तो आपको पता ही होना चाहिए। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, उज्ज्वला योजना, जो कि आपकी सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित आपकी नहीं है। इंदिरा गांधी भी है, धन धन योजना भी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कौन से राज्य में किया गया था, तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो है ये किया गया था। हाल ही में किसने ग्रीन ऑस्कर विटली अवार्ड 2024 जो है आपका जीता है, तो ये अवार्ड जो है वो पूर्णिमा देवी बर्मन इनके द्वारा जीता गया है, ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड। तो ये पूर्णिमा देवी जो है ना असम राज्य की वन्य जीव विज्ञानी के रूप में जो है वो जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी विश्व में अस्वास्थ्यकर हवा वाले शहरों की सूची में कौन सा पहले नंबर पर शीर्ष स्थान पर है, तो काठमांडू जो आप देख रहे हैं वो आपका सही हो जाएगा। काठमांडू जो है वो आपका पहले नंबर पर है, और 101 शहर टोटल हैं जिसमें आपका ये IQ एयर इंडेक्स निकाला गया था। इसमें सर्वाधिक प्रदूषण के शहरों की रैंकिंग में अगर भारतीय शहर की बात करें तो नई दिल्ली जो है वो पहले नंबर पे है। 5 वर्षों में आयोजित होने वाले गगन शक्ति 2024 अभ्यास, ये आपका हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया, तो कहाँ स्थान था आपका, आंसर यहाँ पर पोखरण जो आप देख रहे हैं ये आपका सही होगा। गगन शक्ति 2024 अभ्यास भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ किया गया, पोखरण में। और इसकी खासियत क्या है, देश का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास के रूप में जाना जाता है। अगला, अप्रैल 2024 में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की जो बैठक है वो कहाँ हुई थी, तो ये बैठक आपकी अस्ताना कजाकिस्तान के अंतर्गत आपकी हुई थी। और अगर बात करते हैं इसमें कंट्रीज, तो 9 देश टोटल संगठन देखने को मिलता है। संघाई सहयोग संगठन ईरान के शामिल हुआ था ना उसके बाद, तो टोटल 9 देखने को मिलता है। और मुख्यालय कहाँ है संघाई सहयोग संगठन का, तो चाइना के अंतर्गत देखने को जो है इसका मुख्यालय मिलता है, बीजिंग चाइना। अगला है, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किसमें उद्भूत हुई थी, पृथ्वी शिखर वार्ता, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल आपका कब हुआ था, तो ये आपका 2005 में लागू हुआ था, पर आया कब था, तो आप कहेंगे 1997 जो है इसका समय आपको देखने को मिलता है। बाकी इसमें मेन बेसिकली यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप देख रहे हैं ये आपका ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित आपका जो है वो था। रामसर संधि भी पूछा जाता है, तो रामसर जो संधि है वो आपका 1971 में देखने को मिलता है आर्द्रभूमि संरक्षण को लेकर के। इसी प्रकार एक कार्टेजेना प्रोटोकॉल भी देखने को मिलता है, वो आपको देखने को मिला था कब, 2000 में। तो ये सब सन आपके दिमाग में रिवाइज जो है वो होने चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है, सुपोषण किसके अंतर्गत किसके आधिक्य से जो है वो होता है, तो आंसर आपका सोडियम मरकरी नाइट्रोजन, आंसर आपका यहाँ पर सी यानी नाइट्रोजन जो है वो सही हो जाएगा। सुपोषण नाइट्रोजन के आधिक्य से आपको देखने को मिलता है। मरकरी को लेकर के पता होना चाहिए कि एकमात्र द्रव धातु होती है, तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं वन लाइनर के तौर पर, जैसे आपके टीआरई में भी एक आया था पारा को लेकर के। एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का कितना परसेंट ह्रास होता है, तो आंसर आपका 90% ह्रास होता है, और 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है। यहाँ पर कमी की बात की गई है, तो जाता तो अगले में 10% है ना। लिंडमैन ने दिया था ये नियम, इसको ही 10% नियम के नाम से भी जो है वो जानते हैं। क्वेश्चन कितना अच्छा है, मोस्टली पर्सन इसमें 10% लगा देगा। क्वेश्चन में पूछा क्या इस बात को देखेंगे, तो कमी कितनी हो रही है वो पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा है कि कितना जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि प्रवाह कितना होता है, तो एक खाद्य स्तर से दूसरे में जाने पर 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो वो
प्रश्न में क्या पूछा गया, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड किस सीमा तक की रेडियो सक्रियता को अवशोषित करता है, तो 5.5 से 7 माइक्रोन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस जो गैसेज होते हैं ना, उनका प्रभाव होता है कि कितना प्रदर्शित होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 55%, CFC 24%, CH4 15%, इस तरीके से। अति लेड विषाक्तता क्या कहलाती है, तो लेड से अभी बताया था कौन सा रोग होता है, तो लंबी रम जो आप देख रहे हैं ये आपका सही होगा। अति लेड विषाक्तता के कारण मस्तिष्क प्रभावित होता है लेड के कारण, और रक्त की कमी होती है तो व्यक्ति को एनीमिया रोग भी आपका देखने को मिलता है। मिनी माता रोग जो होता है वो पारा की अधिकता से आपका होता है। आर्सेनिक ब्लैक फुट बीमारी आपको बताई थी, लगभग सभी आपको बता चुके हैं। बाकी मिथैमेग्लोबिनिया करके क्वेश्चन आया था, ध्यान होगा फेज 1 में, तो वहां पर ऑक्सीजन संचरण को अवरुद्ध करने का काम करता है, वो भी याद रख सकते हैं। अगला है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण इनमें से क्या होता है, तो उत्परिवर्तन आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। किसी भी जीव के किसी भी लक्षण में अचानक से कोई आपको परिवर्तन देखने को मिलता है, या आकस्मिक या वंशागत परिवर्तन देखने को मिलता है, तो आपको उत्परिवर्तन कहलाता है। जनक किसको कहा जाता है, तो ह्यूगो डी ब्रीच को जो है वो कहा जाता है जनक के रूप में उत्परिवर्तन को लेकर के। अगला क्वेश्चन आपका, एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है, तो वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है वो इनमें से क्या होगा, तो वो लाल रंग आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। लाल रंग की जब बात करते हैं तो इसका जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होने के कारण लाल रंग का जो आभासी गहराई होती है वो सबसे अधिक होती है, तो ये आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे के पतले टुकड़े को तीव्र विद्युत धारा बहती हुई परिनालिका में रखने पर चुंबकीय दिशा में घूम जाते हैं, तो कौन सा होगा, सभी डोमेन जो है उसके सभी परमाणु, ये आपका ऑप्शन सही यहाँ पर जो है वो हो जाएगा। क्वेश्चन आपका है, धातु के तार का प्रतिरोध जो होता है वो आपका होता है कैसा होता है, इसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती, उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल के समानुपाती, उसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, उसकी लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, ये इसका होता है प्रतिरोध। बाकी फॉर्मूला भी इसका याद रख सकते हैं, प्रतिरोध बराबर 1/क्षेत्रफल करके आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक पॉइंट भी याद रखिएगा कि सबसे कम विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है वो किसका होता है, तो चांदी का होता है। इसी तत्व के तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो परमाणु भार के बराबर ये होता है। परमाणु भार बराबर क्या होता है, तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। और इसको लेकर के रॉबर्ट बॉयल थे जिन्होंने सबसे पहले तत्व शब्द का यूज किया था, उसको भी याद रख सकते हैं। चार एक जैसी केतलियों के आधार समान मोटाई की विभिन्न धातुओं से बने हैं जिनमें समान मात्रा में जल डाला जाता है। यदि इन केतलियों को एक जैसे तरीके से एक जैसी अग्नि यानी ताप पर रखते हैं तो जल सबसे पहले किस धातु की बनी हुई केतली में उबलेगा। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। कॉपर में सबसे पहले ये उबलेगा। और सबसे अधिक चालकता किसकी होती है, तो वो होती है उष्मा चालकता, अगर कहा जाए एजी यानी सिल्वर की होती है, वो भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, वसाओं और क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद को क्या कहते हैं, तो इसको साबुन और ग्लिसरॉल का नाम जो है वो दिया जाता है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि शरीर का जो तापक्रम है वो इनमें से कौन नियंत्रित करता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम। आंसर यहाँ पर आपका टॉपिक वाइज में ये भी आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा, क्योंकि शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। इसी को ही हम सुपर मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, शरीर का तापमान, भूख, प्यास, घृणा इनको नियंत्रण करता है। और अग्र मस्तिष्क के सामान्य रूप से कितने भाग होते हैं, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, सेरिब्रम होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, वो कौन सा गुण है जो कि F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है, कौन सा हो जाएगा, प्रबल। आप जो पहला ऑप्शन देख रहे हैं ये जो है वो सही हो जाएगा। डोमिनेंट जिसको गुण कहते हैं ना, वो इसमें आपका सही हो जाएगा। कहते हैं ना एक पीढ़ी से कितने क्या गुण जाते हैं। अब 136 प्रश्न यहां से अब आपके रीजनिंग के स्टार्ट हो रहे हैं, सारे हमारे जीके जीएस के समाप्त हो गए। चलिए रीजनिंग भी देख लेते हैं फटाफट से, टाइम देखते हैं कितना अब तक हो चुका है, तो लगभग 1 घंटा 13 मिनट हुआ है। कोशिश करेंगे 1.5 घंटे में हर हाल में कंप्लीट कर दें। यहाँ पर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया कि विपरीत असंगत कौन सा है, तो आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, आरी, सुतार या बढ़ई जो आप देख रहे हैं ये आपका यहाँ पर सही होगा। क्योंकि बाकी जो है जैसे मूर्तिकार छेनी का यूज करता है, डॉक्टर स्टेथोस्कोप का, पर आरी का यूज सुतार या बढ़ई नहीं करेगा, ये अगला है। अगला उस संख्या की पहचान करें जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर 1 2 करके लिखा है, एक से यहाँ पर 1 बढ़ रहा है, 2 हो गया, 2 से 5 में देखेंगे तो 3 बढ़ रहा है, 5 से 12 में देखेंगे तो यहाँ पर 7 बढ़ रहा है, 12 से 20 में देखेंगे तो आपका 9 बढ़ रहा है, और 20 से 32 में अगर आप देखेंगे तो आपका 11 बढ़ रहा है।
और इसी प्रकार आगे। यहाँ पर क्या कह रहा था, कौन सा यहाँ पर सही संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर एक्चुअल में जो 12 से 20 तक जा रहा है ना, अगर आप 12 में 9 जोड़ेंगे तो ये 20 नहीं आएगा, ये आपका 21 आएगा। यानी आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो गलती है वो कौन से भाग में है, इस 20 वाले भाग में आपको गलती देखने को मिल रही है। 20 की जगह क्या होना चाहिए था, 21 होना चाहिए था। और ये भी आपको समझ में आ गया, 1 3 7 9 11 13 इस तरीके से ये बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है 12:134:16 करके। अब यहाँ पर आप देखेंगे 12 से 134 तक आप पहुंच कैसे सकते हैं, तो 12 का स्क्वायर करिए 144 होगा, यहाँ 134 लिखा है मैंने, यानी कि 10 माइनस कर दीजिए, तो 12 का स्क्वायर माइनस 10, इस तरीके से 134 आ जाएगा। तो 16 में भी वही चीज, 16 का स्क्वायर माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 का स्क्वायर 256, उसमें 10 माइनस करेंगे 246, आंसर 246 हो जाएगा। तो ये तरीका यही है कि आप स्वयं से भी वीडियो को रोक करके तैयार कोशिश करते रहिए कि कैसे कैसे हो सकता है, तो उससे ज्यादा प्रैक्टिस होगी। मार्केट को ये लिखा जा रहा है, अब जैसे एम यहाँ लिखा हुआ है, एम से यहाँ एन में देखेंगे तो कितना बढ़ रहा है, +1 हो रहा है। इसी प्रकार ए से यहाँ पर सी में जाएंगे तो देखेंगे तो +2 हो रहा है, ऐसे +3 +4 बढ़ता चला जाएगा। तो सेम चीज रिस्पेक्ट में भी कर लीजिए, तो +1 2 3 बढ़ाते चले जाएंगे। यहाँ पर रिस्पेक्ट का जो आंसर सही निकल करके आएगा वो पहला वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। बाकी खुद से करके देख लीजिएगा एक एक +1 बढ़ाते हुए। कक्षा की एक बेंच पर कुछ छात्र बैठे हुए हैं, आनंद बाईं ओर से 7वें है स्थान पर, मान लीजिए एक बेंच इस तरीके से है तो इसमें 7वें नंबर पे है, और विनय दाएं ओर से 5वें नंबर पर बैठा है, मान लीजिए ये इधर से 5वें नंबर पे बैठा है, और आनंद और विनय के बीच में भी 5 लोग बैठे हैं, तो यहाँ पर बीच में 5 लोग और बैठे हैं। अब कुल मिलाकर कितने लोग हो गए, तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 करके, और टोटल 6 पंक्तियां हैं इसी प्रकार की। यानी इन इसमें जो वैल्यू है वो सबको जोड़ लीजिए, इससे टोटल निकल के आ जाएगा, और इसमें 6 पंक्तियां हैं मतलब 6 से गुणा कर दीजिए, इससे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। आंसर से निकल के गुणा करने के बाद 102 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्क्वायर को इस प्रकार से लिखा जाता है तो ट्रायंगल को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब स्क्वायर को जो लिखा जा रहा है यहाँ पर भी सेम देखिए चीज, तो एस टी यानी +1 हो रहा है, क्यू से एस में देखेंगे +2 हो रहा है, यहाँ भी +1 +2 है, मतलब एक एक बढ़ता चला जा रहा है। तो ट्रायंगल में भी सेम इसी प्रकार से निकाल लेंगे, तो ट्रायंगल में भी आप अगर एक एक बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आंसर सी वाला निकल करके आ जाएगा। 8 मित्र एक गोलाकार में चर्चा के लिए बैठे हुए हैं, तो आप यहाँ पर एक गोला बना दीजिए और उसमें 8 लोगों को बैठाना है, मतलब इधर सामने सामने बैठ जाएंगे, ऐसे बैठ जाएंगे और ऐसे बैठ जाएंगे। और ये कह रहा है कि ए एफ के सामने और ई के दाईं ओर दूसरा है। मान लीजिए अगर हम ए को यहाँ रख देते हैं, और ये क्या कह रहा है, एफ के सामने, यानी एफ इसके सामने हो जाएगा, और ये भी कह रहा है ई के दाईं ओर दूसरा, यानी ई को यहाँ बैठा देते हैं, पहला दूसरा हो गया। बी और डी आमने सामने बैठे हुए हैं, तो यहाँ खाली जगह पर बैठा देते हैं, जगह बदल भी सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। बी को यहाँ बैठा देते हैं, डी को यहाँ बैठा देते हैं। और कह रहा है कि जी सी और ए के बीच में ए ये है, और सी आपका यहाँ पर बैठा देते हैं, जी ए बीच में है ना दोनों के, तो सी को यहाँ बैठा देते हैं, जी जो है यहाँ बैठा देते हैं, क्योंकि कह रहा है कि जी जो है वो सी और ए के बीच में है। एच जो है वो आपका ई के बाईं ओर है, ई ये है, और ये एफ लिखा हुआ है, ये ई नहीं है। एच जो है वो आपका ई के बाईं ओर है, तो ई का बायां इधर हो जाएगा। ई के सामने कौन बैठा है, ई के सामने सी बैठा है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया था। देखने में कठिन लगता है, ऐसा है नहीं कठिन। अब यहाँ पर देखिए 36 28 18 करके, तो इस 36 को इस 18 में जोड़िए, और उसमें से आप क्या करिए 28 को माइनस कर दीजिए जो बीच में लिखा हुआ है, तो इसमें जो वैल्यू निकल करके आएगी वो 26 निकल के आ जाएगी। सेम बीच वाले में भी करना है, सेम इसमें भी करना है, यानी 18 में से कितना जोड़ करके इसमें 24 घटा दें कि आपका 26 आ जाए। तो अगर आप 32 इसमें जोड़ देंगे तो जोड़ने पर 18 में 32 के बाद 24 जब घटाएंगे तो आपका यहाँ पर 26 के बराबर आ जाएगा। तो तीनों में 26 26 आना चाहिए, ये तरीका है इसको करने का। अब यहाँ पर क्रम बताना है। अब क्रम देखेंगे तो छोटे से बड़े क्रम में ही है, जैसे राजस्थान सबसे छोटे स्तर पर है, उसके बाद और नहीं, जयपुर सबसे छोटे स्तर पर, फिर राजस्थान आ जाएगा, फिर उत्तरी भारत, फिर एशिया। इस तरीके से अगर क्रम देखेंगे तो बी वाला आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब ये तो आपका ब्लड रिलेशन है, सीधे आप लिख करके बना सकते हैं, अपने रिलेशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। पिता की बहन करके जो आप आंसर देख रहे हैं, ये आपका इसका निकल करके आएगा, स्वयं से करके देखिएगा। आंसर इसीलिए डायरेक्ट बता दिया। 6 घर हैं, ए बी सी डी और ई और एफ एक कॉलोनी में स्थित हैं आपके, ठीक है। डी ई के 60 मीटर दक्षिण में है। डी को अगर हम यहाँ पर बना देते हैं, डी आपका किसके दक्षिण में, ई के, डी ई के दक्षिण में, यानी एरो बनाकर दक्षिण लगा दिया, और कितना 60 मीटर। आगे कह रहा है कि एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में। एफ को कहाँ पर, आपको एफ को यहाँ कहीं बना दीजिए, एफ बी के है ना, तो बी को ऊपर बनाइए, एफ बी के दक्षिण में, और वो भी कितना 40 मीटर।
ए ई के 30 मीटर उत्तर में है, ए ई के, ई ए है और ए ऊपर आ जाएगा, ए ई के 30 मीटर उत्तर में, यानी ऊपर की ओर होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं 30 मीटर। एफ ए के 50 मीटर पूर्व में है, एफ जो है ए के, यानी इधर वाला जो एरो है ये आपको देखने को मिल रहा है 50 मीटर। आगे है सी बी के 50 मीटर है, सी यानी ऊपर बनाना पड़ेगा, और बी के 50 मीटर पश्चिम में है, सी जो है बी के 50 मीटर पश्चिम में है, तो ये 50 मीटर हो गया। ए के संदर्भ में सी का स्थान पूछा गया, तो ए सी की किस तरफ है, तो ये उत्तर की ओर है ना, उत्तर की ओर है, और डिस्टेंस कितनी है, तो 40 इधर भी थी, 40 इधर भी हो जाएगी, क्योंकि 50-50 ऑलरेडी बराबर थी, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 40 मीटर उत्तर, सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो 62 है, 74 है, 80, 86, 95 इस तरीके से वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ पर 62 से 74 पर जाने के लिए आप डिफरेंस देखेंगे तो इसके इनके बीच में 12 का डिफरेंस है। फिर देखेंगे 74, 80 यानी 6 का डिफरेंस है, फिर देखिए तो 6 का डिफरेंस है, यहाँ देखिए 18 का, 9 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है 12 से 6 में अगर आपको जाना है तो 0.5 का गुणा करना पड़ेगा, 6 से 6 में 1 गुणा करना पड़ेगा, 6 से 9 में 1.5 गुणा करना पड़ेगा, और इसी प्रकार आगे 2 से गुणा करना पड़ेगा। 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 आएगा, इस 95 में जोड़ेंगे 18 को, 113 आपका आंसर आ जाएगा। तो समझ रहे हैं ना, आधा आधा बढ़ता चला जा रहा है गुणा करने के परिप्रेक्ष्य में, डबल सीरीज चल रही है आपकी। अगला है टेक दिस वैक्सीन को 892 लिखा जाता है, इसमें आप देखिए टेक दिस वैक्सीन और वैक्सीन प्रोटेक्टर क्या कॉमन है, वैक्सीन इधर भी है, वैक्सीन इधर भी है। अब नंबर में देखिए 892 है, यहाँ 263 है, तो 2 दोनों में कॉमन है, यानी 2 के लिए कोड क्या हो गया आपका, वैक्सीन हो गया। यहाँ सेफ वैक्सीन का पूछा गया था, यानी वैक्सीन का एक में तो कोड 2 ही हो गया, यानी इनमें से कोई आंसर होगा। इसी प्रकार सेफ का भी निकाल लीजिए, टेक अस सेफ को आप कंपेरिजन करते हुए, तो कुल मिलाकर 25 इसका आंसर निकल करके आएगा, बस कॉमन ढूंढना होता है आपको। अगला है आपका 12 अक्टूबर 1997 को शनिवार है, 2000 इसी तिथि को 2008 में कौन सा दिन होगा। तो आप देखो पता है ना कि डायरेक्ट अगर आपको तिथि कोई पूछी हो तो आप विषम दिन निकालते हैं, अगर डायरेक्ट ईयर पूछ लिया जाता है तो विषम दिन ना निकाल करके डायरेक्ट आप दिन को बढ़ा देते हैं। अगर लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है, उस बात को ध्यान में रखते हुए तो आप यहाँ 1997 से 2008 तक डायरेक्ट ईयर टू ईयर बढ़ेंगे, तो कितने ईयर बढ़ेंगे वो, और उसमें जितना जो वैल्यू है उसमें 3 जोड़ के 7 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आंसर क्या निकल करके आएगा, शनिवार का निकल करके आएगा। जोड़ने पर क्या आएगा, 14 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 हो गया, मतलब अगर पहले दिन शनिवार था तो बाद में भी शनिवार ही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है जो कि पूछेंगे हम आपसे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो मैथ का पूछ रहे हैं ताकि थोड़ा सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताइएगा, और साथ ही साथ टोटल 150 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही रहे वो भी आपको अवश्य बताना है। बाकी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आगे भी इसी प्रकार मेहनत आपके लिए करते रहें। ये प्रश्न है आपके लिए कि एक समारोह में अध्यक्ष 2:05 पर पहुंचता है जबकि संघ संचालक 20 मिनट विलंब से पहुंचता है, तो समारोह कब शुरू होना था, 2:10 पे, 1:55 पे, 2:05 पे, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।